हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी के वायरल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो यहाँ पे आपको 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया जा रहा है हिंदी का, उसमें जो भी प्रश्न गलती हो उसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्या कर दीजिए बाबू, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और बाबू ये वायरल प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत सारा प्रश्न इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। बस आपको क्लास को एकदम आपको शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा बाबू, घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, यहां पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही आप लोग दबाइएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे टेस्ट ऐप अभी तक नहीं लिए हैं तो प्ले स्टोर से आप लोग यहाँ पे आस्क टॉपर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आस्क टॉपर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और यहां पे आप लोग सभी विषयों का टेस्ट दे सकते हैं मात्र 50 रुपया में। 50 रुपया में विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, नॉन हिंदी, गणित, अंग्रेजी, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। खरीद लीजिए। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कोर्स खरीदना है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं बाबू, यहाँ पे हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बाबू बहुत सारा आपके बोर्ड एग्जाम में इस 100 जो कराएंगे इसमें से बहुत सारा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बाबू ये सारा का सारा वायरल प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न यहां पे आ चुका है। पहला प्रश्न है कि टकसाल शब्द का अर्थ है। यहां पे आपको बताना है भाई टकसाल किसे कहा जाता है। तो टकसाल क्या होता है, तो जहां पे सिक्का ढाला जाता है, जो आप लोग 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का आप लोग देखते हैं ना, 5 रुपए का सिक्का, ये ढाल ढाल के बनाया जाता है। ठीक है, तो टकसाल क्या होता है, तो जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है ना, कहां टकसाल क्या होता है, तो जहां सिक्के जो हैं ढाले जाते हैं या जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल बोला जाता है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसे हम लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं। तो बाबा साहेब के नाम से बाबू किसे पुकारते हैं, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं बाबू आप लोग याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान है उसके निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नाम आपको याद रखना है। इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी, तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली बाबू आपको याद रखना है मंगमा है। कौन है बाबू, मंगमा है। और मंगमा कौन सा काम करती थी, तो जो मंगमा है ये दही बेचने का काम करती थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दही कहां पे बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पूछता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है, तो मंगमा की बहू का नाम नजम्मा है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक प्रश्न और आता है जिसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, कि मंगमा के परिवार में टोटल कितने सदस्य थे या कितने लोग थे। तो एक मंगमा थी, उसका एक बेटा था, उसकी एक बहू थी और उसका एक पोता था। यानी मंगमा के परिवार में टोटल 4 लोग थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। अब यहां पे आपको बताना है कि बारिश होते हुए देखकर किसे लगने लगा कि भाई इस साल भी बाढ़ आएगा। तो किसे लगने लगा, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी को। बारिश देख के, इतना ना ज्यादा बारिश हो रहा था
तो बहुत ही ज्यादा बारिश होने के कारण जो लक्ष्मी है, बारिश को देख के लग रहा था लक्ष्मी को कि इस साल भी बाढ़ आएगा। अब लक्ष्मी कौन थी बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, जो ढहते विश्वास कहानी है उसके मुख्य पात्र है। और लक्ष्मी के पति कौन है? लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करते हैं? कोलकाता में नौकरी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? बोर्ड एग्जाम में आता है कि लक्ष्मी का जो घर है वो किस बांध के नीचे है, तो आपको नाम याद रखना है, देवी नदी के नीचे। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि लक्ष्मी जो है बाबू किसके घर पे काम करती है? तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहां पे काम करती है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए? तो लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे? 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन है? यहां पे आपको बताना है। तो सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव हैं ये सिखों के 5वें गुरु हैं। और इन्होंने ही बाबू क्या किया था? अर्जुन देव जी ने क्या किया था? तो जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, यानी सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, ठीक है ना, उनके जो जितने भी सारे वो उपदेश दिए थे सारा को संग्रहित करके एक धार्मिक ग्रंथ बनाया, जिनका नाम क्या रखे? वो गुरु ग्रंथ साहब। और वो क्या है बाबू? सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो गुरु अर्जुन देव हैं, आप लोग यहां पे याद रखिएगा। और सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? तो गुरु नानक देव हैं, आप लोग यहां पे याद रखिएगा, जो सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला? धावा बोलने का अर्थ होता है आक्रमण करना। तो मथुरा और वृंदावन पे बाबू धावा कौन बोला था? आक्रमण कौन किया था? तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सैनिकों ने। जो नादिर शाह के सैनिक थे वो दिल्ली में आक्रमण किए, और दिल्ली से सटे हुए जो मथुरा और वृंदावन है वहां भी आक्रमण किए। और वहां पे मिले कौन? तो आपको याद रखना है घानानंद। घानानंद कौन से? मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे, ठीक है ना। तो उनसे सोना मांगा और सोना नहीं दिए तो उनका वध कर दिया, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि मंगू किस समय से पागल है? अब आपको बताना है कि जो मंगू है आपको पता है वो पागल है, तो मंगू जो है वो किस समय से पागल है ये आपको बताना है। तो मंगू बाबू किस समय से पागल है? तो जो मंगू है ये जन्मजात पागल है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जन्मजात यानी जन्म से ही पागल है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम कौन सा है? तो लेखक सुजाता बाबू इसमें से कौन सी कहानी लिखी है? तो आपको याद रखना है नगर कहानी। नगर कहानी बाबू कौन लिखी है? सुजाता लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन, यानी सुजाता रंगराजन, इसे आप लोग याद रखिएगा। और नगर कहानी में कौन है बाबू? पपाती है, और उसकी मां वल्ली अमाल है, और एक शहर का नाम है मदुरै, वहां पे एक हॉस्पिटल है बड़ा सा, तो वहीं पे अपने बेटी को दिखाने के लिए वल्ली अमाल आई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां बाबू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपको याद रखना है शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किस स्थान पे मरना भी मंगल माना जाता है? यहां पे आपको बताना है कि किस स्थान पे मरण भी मंगल माना जाता है, यानी मरना भी मंगल माना जाता है। किस स्थान पे मरना भी मंगल माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा काशी में। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। ये कौन बोले थे? तो बिस्मिल्लाह खां बोले थे, जो शहनाई वादक थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है भाई कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को महात्मा कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा कि गांधी जी को महात्मा कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, हर साल 2 अक्टूबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो बिरजू महाराज कौन थे बाबू? तो ये कथक नृत्य करते थे, कथक डांस करते थे, ठीक है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लेकिन लखनऊ के
किस हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ था? तो आपको याद रखना है जफरीन हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल में जन्म हुआ था? जफरीन हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कौन से पीढ़ी के कलाकार थे? तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है झोले में कितनी मछलियां थी? अब यहां पे भाई आपको बताना है कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो मछली कहानी जब आप लोग पढ़िएगा तो लेखक के जो पिता हैं वो अपने बेटे को ले जाते हैं बाजार में, जो संतू है और खुद लेखक हैं, बाजार में ले जाते हैं और वहां पे मछली खरीदते हैं। कितना मछली खरीदते हैं? 3 गो मछली खरीदते हैं, जिसमें से 2 गो मछली जो थी बाबू वो जिंदा थी और 1 गो मछली मर गई थी। तो पूछता है और ये तीनों मछली को झोले में करके दोनों बेटों को दे दिए थे कि तुम लोग लेके जाओ घर, ठीक है ना। तो यहां पे झोला में करके दिए थे, वही बोल रहा है कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो लेखक के पिताजी कितना मछली खरीदे थे? 3 गो मछली खरीदे थे। अब पूछता है कि झोले में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो झोले में आप लोग याद रखिएगा 2 गो मछली जिंदा थी और 1 गो मछली क्या हो गई थी? मर गई थी, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहां पे पूछ रहा है झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में टोटल यहां पे 3 मछलियां थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। 3 गो में से 2 गो जिंदा थी, 1 गो मर गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने पूछा? तो भाई कौन पूछा था कि भैया अभी ये मछली कट जाएगी? ये कौन पूछा था? तो संतू पूछा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। संतू कौन है? तो लेखक का छोटा भाई है। जो भग्गू था घर का नौकर, वो मछली को क्या करता था? पहले पटक पटक के मारता था, फिर काटता था। तो जो संतू है बहुत ही छोटा था और इसे मछली से बहुत ही लगाव हो गया था। इसको लग रहा था कि जो जिंदा मछली है वो ना काटा जाए, ठीक है ना। वही पूछता है संतू अपने भैया यानी लेखक से कि भैया मछली अभी कट जाएगी क्या? ये कौन पूछा था? तो ये संतू पूछा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एथेंस किस महादेश में है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एथेंस है वो किस महादेश में है। तो एथेंस बाबू किस महादेश में है? तो आपको याद रखना है एथेंस यूरोप महादेश में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक एक प्रश्न बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सारा का सारा प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए टॉलस्टॉय कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। रूसी लेखक यानी रूस के लेखक थे, आप लोग याद रखिएगा। और टॉलस्टॉय का किताब का भी नाम पूछता है युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस। वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है? तो लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि बनारस के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? अब यहां पे आपको बताना है भाई कि बनारस के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था बाबू? तो आपको याद ना वारेन हेस्टिंगस को। अब बोर्ड एग्जाम में आता है भाई वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर जनरल था। यह भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं पे पूछता है कि कितने दारिस नामक सोने के सिक्कों के घड़ा मिला था? तो कितने दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? तो आपको याद रखना है 172। 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। कहां मिला था? तो बनारस के पास मिला था। किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था। वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए प्रयत्न मानव का अर्थ है। यहां पे आपको बताना है भाई कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है प्राचीन मानव। प्राचीन मानव को ही प्रयत्न मानव बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म बाबू आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो आपको याद रखना है डेसाउ नामक शहर में हुआ था। और जो मैक्स मूलर थे बाबू ये संस्कृत के विद्वान थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, संस्कृत के विद्वान थे। और मैक्स मूलर कितने साल के थे? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिए थे, तो 18 वर्ष के थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किसकी भूमि है, ये आपको बताना है। तो जो भारत है बाबू किसकी भूमि है? तो भारत आपको याद रखना है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिमाण है? तो नाखूनों का बढ़ना बाबू मनुष्य के किस वृत्ति का
परिमाण है तो आपको याद रखना है पार्श्विक वृद्धि। जो नाखून बढ़ता है बाबू ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बाबू जंगली होने का, ठीक है ना। यानी पार्श्विक वृद्धि यानी पशुता का ये क्या है, नाखून निशानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृद्धि का प्रमाण है, तो पार्श्विक वृद्धि यानी पशुता का निशानी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म बाबू किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। कहां पे हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो 20 का दांत बाबू कहानी है उसको कहां से लिया गया है। तो 20 के दांत कहानी बाबू कहां से लिया गया है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 20 के दांत कहानी में बाबू कौन है, खोखा है जिसको कासू बोला जाता है, और एक मदन है। अब क्वेश्चन आता है कि मदन ने कासू का कितने दांत तोड़े, 2 दांत तोड़े, इसे आप लोग याद रखिएगा। कासू सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है। आपको पता है ना बहादुर कहानी, जिसमें बहादुर कौन है, लेखक के घर का नौकर है। इस बहादुर कहानी में लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है, तो लेखक के बड़े लड़के का जो नाम है बाबू क्या है, किशोर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बहादुर को कौन पीट देता था डंडा से, तो किशोर पीट देता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहादुर कहां से भाग कर आया था, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर का पूरा नाम क्या है, ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर नाम था, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, किसने हटा दिया, तो लेखक की पत्नी निर्मला ने हटा दिया। ये सारा आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो बहादुर शीर्षक पाठ में बाबू किसकी कहानी है, तो एक नेपाली लड़के की कहानी है। क्योंकि जो बहादुर है ये कहां का लड़का है, तो बहादुर जो है नेपाल का लड़का है, एक नेपाली लड़का है, और एक नेपाली लड़का का कहानी है, नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो बहादुर से मार खाकर जो भैंस है वो भागी भागी बाबू किसके पास चली आई, तो भागी भागी आप लोग याद रखिएगा मां के पास चली आई, यानी बहादुर के मां के पास चली आई। और जो बहादुर की मां थी वो कैसी थी, गुसैल थी। बहादुर अगर भैंस को एक डंटा मारता था तो उसकी मां कल्पना करके इसको 2 डंटा मारती थी, ठीक है ना। एक दिन बहादुर जो है भैंस को बहुत ज्यादा मार दिया था, और भैंस जो है मार खा के किसके पास आई, मां के पास आई। अब बहादुर को लगने लगा कि भैंस को बहुत मारे हैं, मां मुझे इससे डबल मारेगी, इससे बढ़िया हम छोड़ के भाग जाते हैं। तो बहादुर क्या करता है, रात भर जंगल में छिपा रहता है, और सुबह होते ही नेपाल छोड़ के बाबू भाग आता है इंडिया में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा प्रश्न, कि बहादुर से मार खा के भैंस किसके पास चली आई, तो बहादुर के मां के पास चली आई भागी भागी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस बादशाह ने ऐसा सिक्का चलाया जिसमें नागरी लिपि में राम सिया यानी राम सीता लिखा गया है, ठीक है ना। कौन सा शासक ऐसा सिक्का चलाया था, तो आपको याद रखना है बादशाह अकबर। बादशाह अकबर ने राम सीता के आकृति वाला भी बाबू सिक्का चलाया था, और उस पर नागरी लिपि में लिखा था राम सिया, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिसपे नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है, तो आपको याद रखना है बादशाह अकबर ने। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कर्नाटक प्रदेश का स्वर्ण बेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है आपको बताना है। तो कर्नाटक प्रदेश में जो स्वर्ण बेलगोला है, सबसे पहले पूछ देगा स्वर्ण बेलगोला स्थान कहां है, तो आपको याद रखना है स्वर्ण बेलगोला स्थान कहां पे है, कर्नाटक में, आपको याद रखना है। जो कर्नाटक में बाबू स्वर्ण बेलगोला स्थान है, ये किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यानी तीर्थ स्थल आप लोग बोल सकते हैं, मंदिर है जहां पे लोग जाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। किसका तीर्थ स्थल है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म का, जैनों का ये क्या है बाबू, तीर्थ स्थल है। ये आप लोग याद रखिएगा, एक एक प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था, तो लेखक की छोटी बेटी ने, छोटी लड़की या छोटी बेटी देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था, तो लेखक की छोटी बेटी ने पूछा था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सहजात वृत्ति किसका नाम है,
तो सहजात वृत्ति बाबू किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्ति बोलते हैं अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को ही बाबू सहजात वृत्तियां बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो लेखक के पिताजी खाते थे, आपको याद रखना है। और मछली और गोश्त बनाना किसको अच्छा नहीं लगता था? तो लेखक की मां को अच्छा नहीं लगता था। लेखक को किसने मछली और गोश्त खाने से मना किया? तो मां ने मना किया, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में आपको पता है सास जो है बाबू वो मंगमा है और बहू जो है नजम्मा है, और रोज लड़ाई होता है इनमें, ठीक है ना। तो लड़ाई होने के बाद बाबू जो बहू है वो सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी में कर लिया, ताकि सारा पैसा जो है सास वो रंगपा को ना दे दे। इसीलिए क्या कर ली, जो मंगमा की जो बहू थी नजम्मा, वो बहुत ही चालू थी, होशियार थी, इसीलिए वो क्या की, मजबूरी में सास से समझौता कर ली, ताकि रंगपा को सारा जो है पैसा ना दे दे, क्योंकि रंगपा मंगमा के पीछे पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म बाबू किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, और उनका गांव का नाम क्या था? महू गांव था। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मैक्स मूलर कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन शुरू किए? तो मैक्स मूलर कितने साल के थे? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से पढ़ना शुरू किए संस्कृत, तो आपको याद ना 18 साल के। 18 साल के जब हुए मैक्स मूलर, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। अब बोर्ड एग्जाम में ये घुमा के भी पूछता है कि मैक्स मूलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया? तो आपको याद ना लिपजिंग विश्वविद्यालय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर को, क्योंकि मैक्स मूलर जर्मनी के थे, लेकिन ये संस्कृत पढ़े थे, और संस्कृत में बहुत सारे वेदों को पढ़े थे, और वेदों का ज्ञान भी रखे थे। इसीलिए मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे? वेदांतियों का वेदांती बोले थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकस क्या थे? यानी जो हरकस थे बाबू वो कौन थे? तो हरकस आपको याद है वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। यहां भी आपको स दिखाई देगा, यहां भी आपको स दिखाई देगा, वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। इसमें भी स आएगा, इसमें भी स आएगा, तो ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है। हरकस क्या थे? तो हरकस जो थे ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बाबू बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है? तो बाबू इनके बेटे जो थे वो बोले थे, इसका बड़ा लड़का जो था कैलाश, वो बोला था कि अब माँ क्या करेंगी, एक एक महीना सभी मतलब तीनों आदमी के घर एक एक महीना रहेंगी, वहीं पे खाएंगी। और ये बात सुन के मंगू जो सीता है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है बेचारी को, और वो क्या होती है, मतलब उदास हो जाती है। और उस दिन कौन सा दिन था? राजा नाहर सिंह वाला दिन था, ठीक है ना। और अगले दिन क्या था? होली था, ठीक है। तो यहां पे किस दिन लगा सीता को कि लपसी जो है बिल्कुल फीकी बनी है? नाहर सिंह जी वाले दिन, क्योंकि इसी दिन जो सीता के तीनों बेटे थे वो फैसला लिए थे कि मां जो है एक एक महीना तीनों बेटे के पास रहेगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है? तो शहनाई को बाबू सुशीरवादों में, सुशीरवाद किसे बोलते हैं? तो जिसे फूक फूक के बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, पुपही हो गया, जिसे हम लोग फूक फूक के बजाते हैं, वो मतलब सुशीरवाद है। तो सुशीरवाद में बाबू शहनाई को कौन सा उपाधि मिला है? तो इसको शाह का उपाधि मिला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक एक प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिला है? तो शाह की उपाधि मिला है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संतु मछली लेकर क्यों भागा? यानी जो संतु है बाबू वो मछली लेके क्यों भागा? तो संतु मछली लेके क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, क्योंकि जो संतु है लेखक का छोटा भाई, वो नहीं चाहता है कि मछली काट दिया जाए, ठीक है ना। वो सोचता है कि वो सोचता है कि कुएं में मछली डाल देंगे तो जिंदा रहेगी और मैं उससे खेलूंगा भी, ठीक है। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेके भागा था कुएं में डालने के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा किसकी पत्नी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीता के बाबू 3 लड़के थे, कैलाश, नारायण, बिजू। कैलाश की पत्नी राधा थी, नारायण की पत्नी भांवरी थी, और बिजू की पत्नी पुष्पा थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे पूछ रहा है राधा किसकी पत्नी है? तो राधा जो है कैलाश की पत्नी है। नारायण की पत्नी कौन है बाबू? आप लोग याद रखिएगा, भांवरी है।
ठीक है। और बिज्जू की पत्नी कौन है बाबू? पुष्पा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां भी आधा जो है, यहां भी आधा स है, तो बिज्जू की पत्नी पुष्पा, कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भावरी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? किसको माना है, ये आप लोग बताइए। मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? किसको माने हैं बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत को माने हैं, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता के पुत्रों के नाम क्या हैं? तो सीता के बाबू कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, और उन तीनों पुत्रों के नाम क्या था? कैलाश, नारायण, बिज्जू। क्या नाम था बाबू? कैलाश, नारायण, बिज्जू। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था बाबू? राधा था, आपको याद रखना है। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? भावरी था, आपको याद रखना है। और बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। सीता के पुत्रों का नाम क्या था? कैलाश, नारायण, बिज्जू। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो किसका वातावरण बाबू वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया? तो वल्ली अमाल बाबू कहां की थी? मुनाडिस पट्टी की थी। और वल्ली अमाल की एक बेटी थी पपाती, जिसको मेनिंजाइटिस रोग था, बहुत ही ज्यादा तेज बुखार होता है मेनिंजाइटिस रोग में। अब इसको ना अस्पताल में इतना ना ज्यादा दौड़ा दिया गया, पढ़ी लिखी बेचारी नहीं थी, कभी यहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, लास्ट में एडमिशन मतलब एडमिट भी नहीं होती है इसकी बेटी। और ये पूरा मतलब इसको हॉस्पिटल में इतना ना ज्यादा परेशान कर दिया जाता है कि ये हॉस्पिटल से भयभीत हो जाती है, डर जाती है। तो किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया? तो आपको याद रखना है, अस्पताल का। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो ढहते विश्वास कहानी में बाबू कौन सी समस्या दिखाया गया है? तो इसमें बाढ़ की समस्या दिखाया गया है। और ढहते विश्वास कहानी कहां की कहानी है? तो ये उड़ीसा की कहानी है, और उड़ीसा में जो बाढ़ आता है उसकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या है? तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या को दिखाया गया है। ढहते विश्वास में बाबू कौन है? तो आपको याद रखना है, लक्ष्मी जी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो दही वाली मंगमा है वो किस भाषा की कहानी है, ये आपको बताना है। तो दही वाली मंगमा बाबू किस भाषा की कहानी है? तो ये आपको याद रखना है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। और दही वाली मंगमा कहानी किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, श्रीनिवास जी ने लिखा है। और दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने। और दही वाली मंगमा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मंगमा है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, रंगपा की मंगमा, ठीक है ना। ये क्या है बाबू? मंगमा। मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मंगमा बाबू टोकरी में किसके लिए मिठाई रखी थी? तो अपने पोते के लिए रखी थी, क्योंकि ये पोता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और टोकरी में से बाबू मिठाई लेके कौन उड़ गया? कौवा लेके उड़ गया, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो प्रयोगवाद कौन किए थे बाबू? तो आपको याद रखना है यहां पे अज्ञा, ठीक है ना। कौन किए थे? कवि अज्ञा। ये किए क्या थे? तो 7 कवियों को एक साथ बैठाए और 7 कवियों से मिला के एक कविता लिखवाया, ठीक है ना। और 7 कवियों से बुला के एक कविता लिखवाए, और इसीलिए इन्हें प्रयोगवादी कवि बोला जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, इन्होंने नया प्रयोग किया, 7 कवियों को बुला के एक कविता लिखवाए। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञेय ने किया, इसे आप लोग याद रखना है। और जो 7 कवियों से जो कविता लिखाया था उसका नाम क्या था? तार सप्तक, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, यानी किस धर्म का स्थापना किया? तो गुरु नानक जी जो हैं, आपको याद रखना है, सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म का इन्होंने स्थापना किया, ठीक है। और ये सिखों के पहले गुरु हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपने पदों में कृष्ण का लीला का गान किसने किया? तो अपने पदों में बाबू कृष्ण की लीला का गान कौन किए? तो आपको याद रखना है, रसखान। जो रसखान है बाबू, ये संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे, ये आपको याद रखना है। अपने पदों में कृष्ण की लीला का गान कौन किए थे? रसखान किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो किसका जन्म बाबू संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां। क्योंकि इनके घर के लोग केवल सहनाई बजाते थे, म्यूजिक बजाते थे, सहनाई बजाते थे। तो इनका जन्म बाबू एक मतलब संगीत प्रेमी जन्म में घर में हुआ था। तो किनका जन्म संगीत प्रेमी
किनका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में जन्म हुआ था? तो आपको याद रखना बिस्मिल्लाह खां का हुआ था, ठीक है ना। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में बाबू हम लोग किसका जन्मदिन मनाते हैं? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अहिंसा दिवस के मतलब इनके ही जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि कब अहिंसा दिवस मनता है? तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1869 को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी का मतलब जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? अब इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कवि जो हैं उनका उत्पत्ति पठान राजवंश में हुआ था। तो पठान राजवंश में किनकी उत्पत्ति हुआ था? तो आपको याद रखना है रसखान। जो रसखान थे ये पठान राजवंश के थे, इनका उत्पन्न पठान राजवंश में हुआ था। बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। अब दूर से कौन ललकारता है? जब आप लोग एक वृक्ष की हत्या कविता पढ़िएगा तो उसमें एक क्या है बाबू? पेड़ है, ठीक है ना, जो एकदम लेखक के घर के दरवाजे पे है और एकदम चौकीदार की तरह खड़ा रहता था, ठीक है ना। और वही जब भी लेखक कहीं से आते थे तो जो वृक्ष है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष इसमें बोला गया है, वो हमेशा ललकार के पूछता था कौन? तो लेखक जवाब देते थे दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। तो दूर से कौन ललकारता है बाबू? तो जो वृक्ष है वही ललकारता है, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो कौन बोला था बाबू मां को रखने का ठेका सिर्फ मैंने ही तो नहीं ले रखा है? यानी यहां पे उसी के मतलब क्या हुआ? जो यहां पे मां का जो बड़ा लड़का था कैलाश, उसका बात हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे बोला जाता है, मतलब लेखक बोलते हैं कि वो बोलता है कि मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। ये कौन बोला था? तो सबसे बड़ा लड़का बोला था कैलाश, ठीक है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। सीता जी के 3 बेटे, सीता के 3 बेटे कौन कौन बाबू? कैलाश, नारायण, बिरजू। इसमें यही बोला था जो सबसे बड़ा लड़का था कि मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा था, नहीं ले रखा है। ये कौन बोला है? तो ये कैलाश बोला था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ननकाना साहब अब कहां है? यानी जो ननकाना साहब है बाबू, अब ये कहां पड़ता है? ननकाना साहब का क्या है बाबू? तो जहां पे गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ है उसे ननकाना साहब बोला जाता है। अब ये ननकाना साहब बाबू कहां है? तो ये पाकिस्तान में है। डी वाला, यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहां लिखा गया है? तो जो मदुरै है ये पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहां लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आता है कि मदुरै लोगों की दूसरी जो है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहां लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में। अब एक क्वेश्चन यहां से और आता है कि भाई तुलनात्मक व्याकरण किसने लिखा है? बोर्ड एग्जाम में आता है कि तुलनात्मक व्याकरण किसने लिखा है? तो तुलनात्मक व्याकरण बाबू किसने लिखा है? कांडवेल ने। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपाती बाबू क्यों बेहोश पड़ी थी? क्योंकि पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस रोग था। और मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है? बहुत ही तेज बुखार आता है। तो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपाती बेहोश पड़ी थी तेज बुखार के कारण, ठीक है, तेज बुखार के कारण, क्योंकि मेनिंजाइटिस में बहुत ही तेज बुखार आता है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो भीमराव अंबेडकर बाबू किसके प्रोत्साहन पे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए पढ़ने? तो आपको याद रखना है बड़ोदरा नरेश। बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पे भीमराव अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने। अगला क्वेश्चन है, द अनटचेबल यानी छूने योग्य नहीं, द अनटचेबल किसकी रचना है? तो द अनटचेबल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर जी की। भीमराव अंबेडकर जी की रचना है द अनटचेबल, आपको याद रखना है। बुद्ध एंड हिज धम्मा किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, घानानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए?
तो घानानंद जो है बाबू किसके सैनिकों के द्वारा मार दिए गए, तो आपको याद रखना नादिर शाह के। नादिर शाह के सैनिक जो हैं जब वो मथुरा और वृंदावन पे धावा बोलते हैं तो यही घानानंद मिल जाते हैं। घानानंद कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे, और इनसे सोना मांगा जाता है, ये नहीं देते हैं तो उनको मार देता है लो। कौन मारता है लो, नादिर शाह के सैनिक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इन मुसलमानन हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये। ये कौन बोले थे बाबू, किनकी रचनाओं को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे इन मुसलमानन हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये, तो आपको याद रखना है रसखान। रसखान की रचना को देख के, क्योंकि जो रसखान थे ये कृष्ण भक्त कवि थे, कृष्ण जी के बारे में लिखते थे, तो इनकी रचनाओं को देखकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं ये बोलते हैं इन मुसलमानन हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मदन किसका बेटा था भाई, तो मदन बाबू किसका बेटा था, तो ये गिरधर का बेटा था, गिरधर लाल का, इसे आप लोग याद रखिए। और गिरधर लाल कौन थे, तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो कबीर रसखान को बाबू ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिए थे, तो आपको याद रखना है गोस्वामी विठलनाथ। जो गोस्वामी विठलनाथ हैं वो बाबू कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी कितने व्यक्तियों से प्रेरणा लेते थे, तो 3 व्यक्तियों से प्रेरणा लेते थे, भगवान बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, 3। कौन कौन, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीरदास, यानी इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हु आर शूद्राज, यानी शूद्र कौन है, शूद्र बोला जाता है छोटे जाति को। हु आर शूद्राज यानी शूद्र कौन है, ये कौन लिखे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं हु आर शूद्राज, यानी ये शूद्र मतलब हु आर कौन शूद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, बाबू एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार आप लोग लाइक करिए, और ये सारा प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्वंश विद्या का संबंध बाबू किससे है, तो मानव विज्ञान से। किससे है बाबू, मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मराठी, नेपाली, नेवरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अकेले अकेले भी पूछ देता है कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। नेवरी किस भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। एक और आता है आपका हिंदी, हिंदी भी पूछता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी नेपाली, मराठी, नेवरी ये सब किस भाषा में लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, तो धरती कब तक घूमेगी की मुख्य नायिका कौन है, सीता है। और सीता जो है वो क्या देख के रुआसी हो गई, तो आपको याद रखना अपना काला ओढ़ना। अपना काला ओढ़ना देखकर जो सीता है बाबू रुआसी हो गई, उदास हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक मतलब कहानी में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो सीता का बड़ा लड़का का नाम था कैलाश। क्या नाम था बाबू, कैलाश नाम था, ये आप लोग याद रखिएगा। मझले बेटे का लड़का क्या था, नारायण। सबसे छोटा का भी पूछ सकता है कि सीता का सबसे छोटा लड़का कौन था, बिज्जू था। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो पपाती को बाबू कौन अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, तो उसकी मां वल्ली अमाल। जो उसकी मां वल्ली अमाल है पपाती से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और पपाती को बहुत ही तेज बुखार लगा हुआ है, तो पपाती किस पर लेटी हुई है, स्ट्रेचर पे लेटी हुई है। और स्ट्रेचर जो होता है हॉस्पिटल में आप लोग देखते होंगे उस पर लिटा दिया जाता है मरीज को, और उसको ढकेल के ले जाया जाता है, तो वही स्ट्रेचर पे लेटी हुई है, और पपाती को अकेले छोड़ के उसकी मां वल्ली अमाल नहीं कहीं पे जाना चाहती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वल्ली अमाल, यहां पे वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, तो वल्ली अमाल किस गांव की थी, वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, तो वल्ली अमाल के गांव का नाम था मुनाडी पट्टी, मुनाडी पट्टी, ठीक है, मुनाडी पट्टी की थी गांव का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूट जाने की बात कही गई है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लास्ट में बाबू जो बांध है वो टूट जाता है, कौन सा बांध टूटने की बात कही गई है, तो आपको याद है दलेई बांध। दलेई बांध टूटने की बात कही गई है, ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दलेई बांध टूटता है और पूरा गांव में बाढ़ आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, यानी लेखक सुजाता का
पूरा नाम क्या है? तो लेखक सुजाता जो नगर कहानी लिखे हैं उनका पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। नाम आपको याद रखना है, एस रंगराजन। एस रंगराजन यानी सुजाता रंगराजन, आप लोग यहां पे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा क्या बेचती थी? भाई मंगमा क्या बेचती थी? तो जो मंगमा थी वो दही बेचती थी, और दही को किस विधि से बेचती थी? तो दही को आपको याद रखना है बारी विधि से बेचती थी। किस विधि से? बारी विधि। अब ये बारी विधि क्या होता है? तो 1 महीना दही ले जाके दीजिए, जब महीना लग जाए तो 1 महीना का पैसा ले लीजिए, ये होता है बारी विधि। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में ही प्रवासिनी बनी हुई है? तो सुमित्रानंद पंत जी जो है भारत माता कविता लिखे हैं, और इसमें बोले हैं कि जो भारत माता हैं वो अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं, यानी गैरों की तरह रह रही हैं। ठीक है, तो यहां पे भारत माता आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहां है? तो यह ननकाना साहब बाबू अब कहां है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए बाबू किसने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो महाराज यताति केसरी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने बाबू कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था? तो यताति केसरी महाराज। अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो कितना नंबर कमरा उसको दिखाने के लिए बोला गया? 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए बोला गया। अगर जो है बाबू यहाँ पे जो अगर पपाती भर्ती हो जाती हॉस्पिटल में तो उसको कौन सा कमरा मिलता? तो उसे यही 48 नंबर ही कमरा मिलता। 48 नंबर में ही वो क्या होती बाबू? और भर्ती होती। अगला क्वेश्चन है कि पहले दिन पपाती को क्या था? तो बाबू पहले दिन पपाती को क्या था? बहुत तेज बुखार आया था, और बुखार के कारण वो बेहोश पड़ चुकी थी। ठीक है ना, तो पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन जो है बाबू पपाती को बहुत तेज बुखार था, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है? तो किसे बाबू महसूस होने लगा कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है, उसका दम घुट रहा था? तो आपको याद रखना है सीता का। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो तीनों लड़के थे और जो बहुएं थी इसको इतना ना ज्यादा बाबू तकलीफ दे दिए थे कि अपने ही घर में घुट घुट के मर रही थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू की पत्नी का नाम, इसमें आधा जो है तो उसके पत्नी का नाम में भी आधा होगा, तो यहां पे पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। राधा किसका पत्नी है? तो कैलाश की पत्नी है। भावरी किसकी पत्नी है? तो नारायण की पत्नी है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सतकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सतकौड़ी होता ये कहां के थे? उड़िया के थे, उड़िया भाषा में लिखते थे, और ये उड़ीसा के थे। और ये कौन सा पाठ लिखे हैं? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है ना, तो सतकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो आपको याद रखना है उड़िया भाषा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में बाबू किसका घर टूट गया था? तो तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो आपको याद रखना है जीर्ण जनपद। जो जीर्ण जनपद है बाबू, उसमें जो प्रेम घन है वो क्या किए हैं बाबू? मतलब जीर्ण जनपद में क्या लिखे हैं बाबू? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किए हैं, यानी ग्रामीण जीवन का चित्रण अपने किस काव्य में किए हैं? तो जीर्ण जनपद में किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? तो मीर मुंशी समझकर नादिर शाह के जो सैनिक हैं वो किसको मार दिए थे? तो आपको याद रखना है घानानंद को मार दिए थे। मीर मुंशी समझकर घानानंद को मार दिए। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमानन हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? ये कौन बोले थे कि इन मुसलमानन हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे। और किसकी रचनाओं को ये देख के बोले थे? तो रसखान की रचनाओं को देख के बोले थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रेम आईने श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि माली और मालिन किसे कहा है? तो प्रेम आईने श्री राधिका कविता में जो कवि है वो माली मालिन किसे बोलता है? तो आपको याद रखना है राधा कृष्णा को। ठीक है ना, राधा जी और कृष्णा जी को जो कवि है वो माली मालिन बोलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है?
तो दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में बाबू रास्ते में क्या है, रास्ते में अमराई का कुआं है, यहीं पे क्या करता था, जो रंगपा था वो मंगमा का हाथ पकड़ लेता था, बोलता था तुम कितनी सुंदर हो। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा की बाबू बहू का नाम क्या था, तो मंगमा की बहू का नाम नजम्मा था, ये आप लोग याद रखिएगा। मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा की बहू का नाम नजम्मा था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हल किराए पर लेके बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो हल किराए पे लेके बीघा भर जमीन पे खेती कौन करवाई थी, लक्ष्मी करवाई थी, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी के ही पास बाबू क्या था, 1 बीघा जमीन था, और ये 1 बीघा जमीन लक्ष्मी के लिए कौन छोड़ के गया था, तो लक्ष्मी के पूर्वज छोड़ के गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, तो जो माँ जी है, माँ जी यानी मंगू की माँ का बात हो रहा है, तो माँ जी गौशाला की उपमा किसे देती हैं, तो माँ जी गौशाला किसे बोलती हैं, अस्पताल को, अस्पताल को गौशाला बोलती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था, कौन सा महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया या आशा भरा महीना बन गया, तो आपको याद रखना है अगहन, क्योंकि जो बाबू ज्योतिषी थे वो बोले थे कि जो मंगू है ये आने वाले अगहन महीना में सही हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए अगहन महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था, बहादुर आपको पता है ना, लेखक का घर का नौकर जो नेपाल से भाग के आया था, ठीक है, तो बहादुर कितना साल का था, तो आपको याद रखना है 12-13 साल का था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है, तो भाई असली नाम है एस रंगराजन, कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है, एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पपाती कहां लेटी हुई थी, पपाती को मेनिंजाइटिस रोग है और उसमें बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आता है, और पपाती को बहुत ही तेज बुखार आया था और वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, कहां लेटी हुई थी, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि पपाती कहां लेटी हुई थी, तो पपाती जो थी वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संतू भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया, जब लेखक के पिताजी मछली बाजार से खरीद के दिए थे, झोला में कितना मछली था, 3 गो, 2 गो जिंदा थी, 1 गो मर गई थी, तो रास्ते में ये लोग लेके आ रहे थे, लेखक और उसका छोटा भाई संतू, तो रास्ते में बाबू बारिश हो गया, तो बारिश से बचने के लिए संतू और उसका भाई कहां छिप गए, तो आपको याद रखना है मकान के नीचे यानी घर के नीचे बाबू छुप गए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ बाबू किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुहर्रम के 10 दिन बाबू जो बिस्मिल्लाह खां है ये शहनाई बजाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे, यानी बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो बिरजू महाराज आपको याद रखना है 9.5 साल के, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा 9.5 वर्ष के जब बिरजू महाराज थे तो इनका पिताजी का मृत्यु हो गया, और मृत्यु किस कारण से हुआ, तो लूह लगने के कारण से हो गया। अंतिम क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद है, आप लोग याद रखिएगा, और सरहपाद जो है वो कौन सा किताब लिखे हैं, तो दोहा कोश लिखे हैं, आप लोग याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक एक प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे टेस्ट ऐप नहीं लिए हैं, प्ले स्टोर से आप लोग कौन सा ऐप ले लीजिए, आस्क टॉपर, ठीक है ना, आस्क टॉपर आप लोग लिखिएगा, प्ले स्टोर पे ऐप आएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद बाबू 5 स्टार आप लोग जरूर दे दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत आपके लिए किया जाता है। 5 स्टार आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे आपका विज्ञान का, हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान, नॉन हिंदी, गणित, अंग्रेजी, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज का आपका टेस्ट होता है, और बहुत ही कम फी में 50 रुपया में टेस्ट होता है। कैसे? जब आप लोग आस्क टॉपर प्ले स्टोर पे लिखिएगा, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही डाउनलोड करिएगा, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर ये ऐप ऐसे ओपन हो जाएगा। इस फोटो पे क्लिक कर दीजिए, एक बार इस फोटो पे क्लिक कर दीजिए, या आप लोग यहां पे ऑल कोर्स पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करिएगा बाबू, ये आपको दिखाई देगा, यहां पे लिखेगा 50 रुपया, यहां पे लिखेगा बाई नाउ। बाई नाउ पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, फिर एक बार और आएगा, क्लिक करिएगा। अगर आप में फोन पे है तो दिखा देगा, पेटीएम है दिखा देगा, बोलेगा पे करिए, फट से यहाँ पे आ जाएगा, उस पे क्लिक करिएगा, पिन डालने के लिए आएगा, डाल दीजिएगा, पे करिएगा, खुल जाएगा तुरंत उसी टाइम। कितने बच्चे हैं उनके फोन में नहीं है, तो आप लोगों जब आप लोग कंटिन्यू करिएगा, यहाँ पे आगे बाई नाउ 2 बार करिएगा, ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखेगा यूपीआई आईडी, यानी फोन पे नंबर यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आपके पापा का फोन पे है, आपकी मम्मी
का है, आपके भाई का है, मतलब जिस दुकानदार का है, किसी का भी यहाँ पे जिससे पेमेंट करवाना है उसका यहाँ पे आप लोग फोन पे आईडी डाल दीजिएगा। फोन पे नंबर डाल के, पेटीएम नंबर डाल के, गूगल पे जो भी है यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करिएगा तो आपको काटना नहीं है ऐप। ये जो ऐप आप लोग डाल के कंटिन्यू किए इसको काटिएगा नहीं, ऐसे ही खुला छोड़ दीजिएगा। कंटिन्यू करिएगा तो जिसका भी नंबर डालिएगा उसके फोन पे मैसेज चला जाएगा कि भाई 50 रुपया पे करो। अब उधर से जैसे ही वो पे करेगा आपका 2-3 बार गोल गोल घूमेगा और यहाँ पे क्या होगा, बाई नाउ हो जाएगा, नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। और सभी बच्चे जाते जाते क्या करेंगे, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए।